बीएससी पार्ट थर्ड के सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हो कि इससे पहले के वीडियो में अपन पढ़ रहे थे पॉलीमराइजेशन, और वहाँ पर पढ़ रहे थे कि पॉलीमराइजेशन की 2 मेथड्स होती हैं, एक चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और एक स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। पिछले वीडियो में अपन ने चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की स्टडी की और वहाँ पर अपन ने देखा कि किस तरीके से चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है, उसके क्या क्या करैक्टर होते हैं। और एक बार जैसे रिमाइंड करवाएं तो आपने देखा है कि जो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, एडिशन पॉलीमराइजेशन है, उसके अंदर आपने देखा कि अनसैचुरेटेड मोनोमर्स पार्टिसिपेट्स करते हैं। इस प्रकार के पॉलीमराइजेशन के दौरान किसी स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन नहीं होता है। इस पॉलीमराइजेशन के दौरान बना जो पॉलीमर होता है, उस पॉलीमर का एम्पिरिकल फॉर्मूला मोनोमर के एम्पिरिकल फॉर्मूला के सेम होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है उसके दौरान पिछले वीडियो में पढ़ी थी। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज अपन देखते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म में अपन ये देखते हैं कि किस तरीके से चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है उसमें होता है, किस तरीके से उसमें बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड्स हैं वो बनते हैं। तो ये सारा जो है वो उसकी मैकेनिज्म में अपन पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है उसकी 3 टाइप्स की मैकेनिज्म होती हैं। जो फर्स्ट टाइप मैकेनिज्म है वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर आप जानते हो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल के द्वारा कोई रिएक्शन है वो इनिशिएट होती है। फ्री रेडिकल उस मैकेनिज्म को इनिशिएट करते हैं तो उसको अपन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहते हैं। सेकंड जो मैकेनिज्म है वो है आयनिक मैकेनिज्म। आयनिक मैकेनिज्म में आप जानते हैं कि आयन है वो 2 टाइप्स के होते हैं, कैटाइन और एनाइन। तो इस बेस के ऊपर जो आयनिक मैकेनिज्म है वो 2 टाइप्स में डिवाइड की गई है, उसका क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स में किया गया है। तो आयनिक मैकेनिज्म है वो 2 टाइप की होगी। फर्स्ट है कैटाइनिक आयनिक मैकेनिज्म या कैटाइनिक मैकेनिज्म, और सेकंड है एनायनिक मैकेनिज्म। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, इसके जैसे नाम से ही लग रहा है कि जो कैटाइनिक मैकेनिज्म होगी उसमें पॉलीमराइजेशन का जो इनिशिएशन है वो किसी कैटाइन के द्वारा होगा, और कैटाइन के द्वारा होगा वो कैटाइन किसी न्यूट्रल मोनोमर है उसके साथ में रिएक्ट करके बड़ा कैटाइन बनाएगा। वो कैटाइन किसी अदर्स के साथ में अटैच होकर के और बड़ा कैटाइन बनाएगा, और इस प्रकार से जो चेन है वो चलती जाएगी। ठीक है, तो वो चेन पॉलीमराइजेशन की तो मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, ऐसे एक बड़ा कैटाइन ऐसे जुड़ते जाएंगे। दूसरा है एनायनिक। एनायनिक पॉलीमराइजेशन में जो मैकेनिज्म होती है उसमें जो पॉलीमराइजेशन है वो उसका जो इनिशिएशन है, वो जो प्रारंभ होता है वो किसी एनाइन की प्रेजेंस में होता है, और जब एनाइन की प्रेजेंस में होता है तो इसको अपन एनायनिक पॉलीमराइजेशन, कैटाइन की प्रेजेंस में होता है तो कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन, और यदि किसी फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में होता है तो वो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा वो पॉलीमराइजेशन हो रहा है। ठीक है, थर्ड है कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन, उपसंयोजक बहुलीकरण। उपसंयोजक बहुलीकरण में इसमें आप पढ़ेंगे, इसमें कैटेलिस्ट काम में लेते हैं जिसको अपन बोलते हैं जिगलर नाटा कैटेलिस्ट। और जिगलर नाटा कैटेलिस्ट है वो टाइटेनियम का एक कॉम्प्लेक्स होता है, उसके थ्रू है वो इस तरीके से पॉलीमराइजेशन होता है, और वो एक अच्छा पॉलीमराइजेशन होता है। तो उसके बारे में भी आगे अपन चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि जो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है और जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है उसकी 3 टाइप से मैकेनिज्म होते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, आयनिक मैकेनिज्म, और आयनिक मैकेनिज्म भी 2 टाइप से होती हैं, कैटाइनिक मैकेनिज्म और एनायनिक मैकेनिज्म। और थर्ड है कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। ओके, तो इन सभी जो पॉलीमराइजेशन है इन सभी पॉलीमराइजेशन की आप स्टेप वाइज स्टेप अपन इनके आगे अलग अलग वीडियो में इनकी अपन स्टडी करते हैं। तो आज की जो बात है, आज का जो वीडियो है, उस वीडियो में किसी एक मैकेनिज्म को लेते हैं, और सबसे पहले अपन लेते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में देखिए क्या होता है, किस तरीके से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा पॉलीमराइजेशन होता है, ये सारी बातें आज अपन इस तरीके से वीडियो में देखते हैं। तो देखिए, तो यहां सभी को हटा देते हैं, केवल फ्री रेडिकल
मैकेनिज्म को लिखते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर अपन बात करते हैं तो यहां पर जो इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की, वो अभी आपको बताई भी है और एक बार फिर रिवाइजन कर देते हैं कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ये फ्री रेडिकल के द्वारा ही इनिशिएट होती है। ठीक है, तो इसमें ऐसे पदार्थ लिए जाते हैं जो पदार्थ उष्मीय अपघटन से या उच्च ऊष्मा पाकर के या अल्ट्रावायलेट प्रकाश की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में उनका डिसोसिएशन होता है, उनका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है और उस होमोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा वो फ्री रेडिकल देते हैं और उन फ्री रेडिकल के द्वारा ये चेन है वो इनिशिएट होती है। ठीक है, तो आपको एक बात यह है कि जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल के द्वारा इनिशिएट होती है और इसमें अपन ऐसे पदार्थ लेते हैं जो उष्मीय या प्रकाश की उपस्थिति में होमोलाइटिक क्लीवेज करके फ्री रेडिकल देते हैं। ओके, तो यहां पर एक तो ये लिखेंगे दिस मैकेनिज्म initiated by फ्री रेडिकल्स। जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल के द्वारा इनिशिएट होती है, उसको अपन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहते हैं। सेकंड देखिए, यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ये 3 स्टेप प्रोसेस होती है। थ्री स्टेप प्रोसेस, और आपने पढ़ रखा है कि जो चेन मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप्स होती है, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप और टर्मिनेशन स्टेप। श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समाप्त करने वाला पद। तो ये इस तरीके से ये 3 स्टेप में होती है। तो अपन 1 बाय 1 इसकी स्टेप पढ़ते हैं। 3 स्टेप है, तो पहले अपन देखेंगे इनिशिएशन स्टेप। श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद। ठीक है, यहां इनिशिएटर के रूप में जो इनिशिएटर हैं, इनिशिएटर के रूप में अपन ऐसे पदार्थ लेते हैं जो फ्री रेडिकल क्रिएट करते हैं। जैसे यहां पर अपन लेते हैं जैसे प्रोक्साइड, बेंजोइल प्रोक्साइड, एजोबिस, आइसो ब्यूटेरोनाइट्राइल। ठीक है, ये क्या हैं? सारे के सारे इनिशिएटर हैं जो क्या बनाते हैं? फ्री रेडिकल बनाते हैं। ठीक है, और फ्री रेडिकल बनाएंगे तो क्या होंगे? क्योंकि जब फ्री रेडिकल बनेंगे तभी ही श्रृंखला प्रारंभ होगी, और ये कौन सा पद है? श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद, तो इसमें श्रृंखला प्रारंभ होती है। ठीक है, एक बात और देखिए आप, जो इनिशिएटर होते हैं, है ना, जो इनिशिएटर होते हैं वो थर्मोडायनेमिक अनस्टेबल होते हैं। उनकी जो स्टेबिलिटी है थर्मोडायनेमिकली वो कम होती है, और कम होती है तो जैसे ही वो ऊष्मा पा करके, और उनमें होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, और होमोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा वो टूट जाते हैं। ठीक है, और क्या बनाते हैं? फ्री रेडिकल बनाते हैं। जैसे देखिए आप यहां पर देखेंगे प्रोक्साइड, एल्किल प्रोक्साइड, यहां उच्च ताप या फोटोकेमिकल कंडीशन में यहां पर इस तरीके से ये होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से। दूसरा जैसे अपन बेंजोइल प्रोक्साइड लें, यही वही कंडीशन, और ये इस तरीके से 2 मॉलिक्यूल्स, और यहां पर भी
इसका ऐसे समास विखंडन, तो इसमें से निकल जाती है C6H5 और ये CO2, तो ये फ्री रेडिकल। ठीक है। उसके बाद में जैसे ए जो आइसोब्यूटेरोनाइट्राइल, तो देखिए और यहां पर ये इस बॉन्ड का समास विखंडन होता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के यहां पर ट्रिपल बॉन्ड का मतलब नाइट्रोजन। तो यहां पर जो फ्री रेडिकल बन रहा है वो इस तरीके से 2N2। ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि इस तरीके से यहाँ पर इनिशिएशन स्टेप्स में जो इनिशिएटर्स होते हैं वो थर्मली या फोटोकेमिकली कंडीशन में उनका होमोलाइटिक क्लीवेज होकर के वो फ्री रेडिकल देते हैं, और फ्री रेडिकल बनने के साथ ही श्रृंखला है वो प्रारंभ हो जाती है। इस कारण से इसको श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर और देखिए, जैसे ये तो इसके एग्जाम्पल हैं प्रोक्साइड के, बेंजोइल प्रोक्साइड के, और एजो बिस आइसोब्यूटेरोनाइट्राइल, इसके ये एग्जाम्पल हैं। ठीक है। यहाँ पर अपन कॉमन रूप से बात करें, जैसे जनरली अपन एल्किल प्रोक्साइड लेते हैं, है ना। तो जैसे एल्किल प्रोक्साइड से अपन कोई रिएक्शन को अपन समझें, इसको नॉर्मलाइजेशन करें इसका, तो यहाँ पर एल्किल में देखिए इसके आगे क्या होगा, यहाँ पर जो चैन पॉलीमराइजेशन है उसके अंदर आपने देखा था कि इसमें अनसैचुरेटेड मोनोमर पार्टिसिपेट्स करते हैं। ओके। अब अनसैचुरेटेड मोनोमर पार्टिसिपेट्स करते हैं तो यहाँ पर अनसैचुरेटेड जो मोनोमर्स हैं उसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं इनको, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHX, यहाँ पर X की जगह Z लगा दें, Z कोई ग्रुप है ना। और यहाँ पर ये क्या है, वाइनिल एकलक है। जैसे आप जेड की जगह Cl करेंगे तो क्या हो गया, वाइनिल क्लोराइड हो गया। जेड की जगह Cn करेंगे तो एक्रिल नाइट्राइल हो गया। जेड की जगह आप C6H5 लेंगे तो वो स्टायरिन हो गया। तो इस तरीके से ये डिफरेंट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर जेड। और ये जो वाइनिल जो ये यूनिट है, वाइनिल यूनिट है, ये कॉमन यूनिट है, अनसैचुरेशन मोनोमर है, ये अनसैचुरेटेड मोनोमर है जो इस तरीके से चेन पॉलीमराइजेशन देता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो अनसैचुरेटेड मोनोमर है वो किस तरीके से फ्री रेडिकल के साथ में रिएक्ट करके जो चेन है उस चेन का इनिशिएशन करता है, चेन को प्रारंभ करता है। तो यहाँ पर जैसे ये फ्री रेडिकल, यहाँ पर ये देखिए बॉन्ड है, ये फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में इसका जो क्लीवेज होता है वो भी होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। और होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये इससे भी जुड़ सकता है और इससे भी जुड़ सकता है, ये जेड की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे मान लीजिए अपन इसको जोड़ दें, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ये, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जुड़ करके इस कार्बन से कौन जुड़ जाएगा, ओ आर। तो यहाँ पर कैसे जुड़ जाएगा, आर ओ CH2 CH और ये जेड, ये इस तरीके से। ठीक है। इसको समझने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं आर ओ, तो ये एक इलेक्ट्रॉन है ही, तो एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया वो, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे, ये वाली बॉन्डिंग। ठीक है। और ये जो इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर आ गया, कार्बन पर। तो कार्बन पर ये क्या है, फ्री रेडिकल है। कार्बन पर ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन से है। और इस ये जो स्पीसीज है वो क्या है, एक फ्री रेडिकल है। तो आप देख रहे हो कि जो इनिशिएटर हैं वो फ्री रेडिकल में
फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं, और ये जो फ्री रेडिकल हैं ये मोनोमर के साथ में रिएक्ट होकर के एक बड़ा फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं, और एक बार ये श्रृंखला है वो चल पड़ती है, और जब चल पड़ती है तो चले ही जाती है और एक चेन बन जाती है, जिसी को अपन चेन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये इनिशिएशन स्टेप्स है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनिशिएशन स्टेप क्या है, इनिशिएशन स्टेप्स के अंदर किस तरीके से फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और वो फ्री रेडिकल है वो किस तरीके से मोनोमर से रिएक्ट करके आगे चैन है उस चैन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। उसके बाद में देखिए इसकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप इसको लिख भी सकते हैं, वैसे बुक में दिया हुआ है और आप यहां पर भी लिख सकते हैं। दूसरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रोपोगेशन स्टेप, चैन प्रोपोगेशन स्टेप। चैन जो प्रोपोगेशन स्टेप है, श्रृंखला संचरण पद है, वो क्या है, उसके अंदर एक फ्री रेडिकल किसी दूसरे न्यूट्रल मोनोमर के साथ में जुड़ता है। ओके, और न्यूट्रल मोनोमर के साथ में जुड़ करके फ्री रेडिकल है वो तो न्यूट्रल हो जाता है, और मोनोमर है उसको फ्री रेडिकल बना देता है, और वो फ्री रेडिकल है उसका आकार बढ़ जाता है। ओके, उसके बाद में फिर दूसरा न्यूट्रल मोनोमर है वो उसके संपर्क में आएगा, उसके संपर्क में आते ही वो उसके साथ में जुड़ करके और बड़ा फ्री रेडिकल बन जाएगा। तीसरा मोनोमर आएगा और बड़ा फ्री रेडिकल बन जाएगा, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक अपने को मोनोमर की सप्लाई होती रहती है। जब तक मोनोमर अवेलेबल होते रहते हैं तब तक इस तरीके से जो प्रोसेस है वो चलती रहती है, जिसको अपन बोलते हैं चेन प्रोपगेशन स्टेप। ओके, तो यहां पर ये इस तरीके से चेन प्रोपगेशन स्टेप है। इसके लिए आप यूं देखिए, जैसे ये जो है ये आपने फर्स्ट स्टेप में बनाया है, ये फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये इनिशिएटर से फ्री रेडिकल बना है जो मोनोमर से रिएक्ट होकर के इस तरीके से मोनोमर वाला फ्री रेडिकल बना दिया है यहाँ पर। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये किससे रिएक्शन करेगा, न्यूट्रल मोनोमर से, फिर क्या बनाएगा, बड़ा फ्री रेडिकल। वो फ्री रेडिकल फिर किससे रिएक्शन करेगा, न्यूट्रल मोनोमर से, फिर क्या करेगा, और हाई मोलिकुलर वेट का फ्री रेडिकल, और इस तरीके से बनते जाते हैं। ओके, तो यहां पर देखिए इसको आगे अपन लिख सकते हैं, जैसे ये है R, ओके, RCH2CH, ये क्या है Z, और यहां पर अपना मोनोमर था वो कौन सा था, CH2 डबल बॉन्ड CHZ। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स और इस पाई बॉन्ड का ये इलेक्ट्रॉन्स और ये यहां पर, अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ करके यहां पर क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। तो क्या बनेगा यहां पर ROCH2CHZ, और यहां पर CH2CHZ, और ये फ्री रेडिकल। ठीक है, तो देखिए ये जो फ्री रेडिकल बन रहा है उसका मोलिकुलर वेट इससे क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसमें एक यूनिट जुड़ गई है यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर इसको और ज्यादा आगे एक्सटेंड करें तो देखिए n फ्री रेडिकल हैं, n मोनोमर हैं, आप यूं समझिए यहाँ पर n मोनोमर हैं और n मोनोमर हैं। तो ये जो n मोनोमर हैं वो इसके साथ में आपको बताया ना, ये प्रोसेस कब तक चलती रहती है, जब तक अपने को न्यूट्रल मोनोमर अवेलेबल होते रहते हैं, जब तक प्रोपेगेशन स्टेप है वो चलती रहती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसको मिटा देते हैं ना, ये फर्स्ट स्टेप का है तो ये इसको मिटा देते हैं, यहां पर ये आगे फिर देखिए ये इधर
तो ये यहाँ का फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के यहाँ पर क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग, और उस बॉन्ड से कौन जुड़ जाएगा, CH2 CHX। तो क्या बन जाएगा, RO CH2 CH Z CH2 CH Z CH2 CH X फ्री रेडिकल। ठीक है, आप देख रहे हो कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला CH2 CHZ, ये तो है, ये है CH2 CHZ। ये वाला पार्ट है RO CH2 CHZ, ये वाला पार्ट है ही RO CH2 CHZ। अब ये जो यूनिट है, ये यूनिट यहां से इंसरेशन की है। अब जैसे मान लीजिए ये N है, तो यहां पर ये जो है वो कितने होंगे, N होंगे। ठीक है, और ये N होंगे, तो आप देख रहे हो कि इस तरीके से ये बड़ा फ्री रेडिकल बन गया। और ये जो स्टेप है वो चेन प्रोपोगेशन स्टेप कहलाती है। ठीक है, श्रृंखला संचरण पद कहलाता है। तो इस तरीके से ये श्रृंखला संचरण पद होता है। उसके बाद में देखिए, आपको ये समझ में आ गया होगा कि चेन प्रोपोगेशन स्टेप क्या है और किस तरीके से इसमें एक फ्री रेडिकल है वो दूसरे मोनोमर्स के साथ में जुड़ करके किस तरीके से इसमें जो चेन के थ्रू बड़े से बड़ा फ्री रेडिकल है वो बनता जाता है। ये सब चेन प्रोपोगेशन स्टेप में पॉसिबल होता है। थर्ड देखिए, थर्ड जो स्टेप है वो क्या है, चेन टर्मिनेशन स्टेप। श्रृंखला समाप्त करने वाला पद। ओके, श्रृंखला प्रारंभ कहां से, कब, कैसे हुई थी, फ्री रेडिकल बनने से, और श्रृंखला समाप्त कब हो सकती है, फ्री रेडिकल के खत्म होने से। ठीक है, तो ऐसा पद जिसमें फ्री रेडिकल बनते हैं, श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद, और ऐसा पद जिसमें फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट होकर के न्यूट्रल हो जाते हैं और आगे उसकी कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं श्रृंखला समाप्त करने वाला पद। तो यहां पर आप देख रहे हो ये कौन सा पद है, चेन टर्मिनेशन स्टेप, श्रृंखला समाप्त करने वाला पद। इसके अंदर आप यूं देखिए कि जो चेन टर्मिनेशन स्टेप्स है उसके अंदर कई मेथड्स हैं। जैसे आप इसके अंदर देखेंगे कि जो से फर्स्ट मेथड है कपलिंग, कपलिंग के द्वारा भी यहाँ पर चेन है वो टर्मिनेशन हो सकती है। दूसरा है यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेशन, असमानुपातन, असमानुपातन है उसके द्वारा भी चेन है वो टर्मिनेशन हो सकती है। तीसरा है यहाँ पर चेन ट्रांसफर, और चेन ट्रांसफर है उसके द्वारा भी यहाँ पर टर्मिनेशन का जो कार्य है वो हो सकता है। तो आप देख रहे हो कि चेन टर्मिनेशन स्टेप हैं, उस चेन टर्मिनेशन स्टेप हैं उसकी कई मेथड हैं, और कोई सी भी मेथड अप्लाई होकर के चेन है वो टर्मिनेट हो जाती है, श्रृंखला है वो समाप्त हो जाती है, और श्रृंखला समाप्त होने के साथ में ही अपने को पॉलीमर, फाइनली पॉलीमर प्राप्त होता है। और ये तब होता है जब वहां पर और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो नहीं होने पर जो फ्री रेडिकल्स मिलते हैं वो आपस में ही रिएक्ट करके और फिर चेन को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चेन का टर्मिनेशन होता है, किस किस प्रकार की इसमें मेथड्स हैं। तो इनमें एक जो मेथड है उनको अपन पढ़ लेते हैं कि कपलिंग मेथड है या डिस्प्रपोर्शन मेथड है, किसके द्वारा चेन का टर्मिनेशन होता है, ये इसके अंदर अपन स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए चेन टर्मिनेशन स्टेप जो फर्स्ट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि चेन टर्मिनेशन स्टेप के अंदर फ्री रेडिकल हैं वो फ्री रेडिकल समाप्त हो जाते हैं। फ्री रेडिकल समाप्त होने का स्टेप है ये, और इसी के कारण इसको चेन टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। यहाँ पर जो चेन टर्मिनेशन स्टेप है उसकी जो मेथड है वो है जैसे कपलिंग मेथड, युग्मन विधि। युग्मन के नाम से आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे कि जो दो फ्री रेडिकल्स हैं, और दो फ्री रेडिकल्स में क्या है, दोनों फ्री रेडिकल्स में आप देख रहे हो प्रत्येक फ्री रेडिकल्स पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है,
और जब दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के पास में आकर के कोवेलेंट सी के द्वारा, साझेदारी के द्वारा वो दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जुड़ जाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन समाप्त हो जाएगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन समाप्त हो जाएगा तो वहां पर फ्री रेडिकल भी समाप्त हो जाएगा। एक एग्जांपल देखिए जिसके द्वारा अपन इसको यहां लिख सकते हैं। मान लीजिए ये एक फ्री रेडिकल की यूनिट है। ओके, यहां पर ये फ्री रेडिकल की यूनिट है। तो यहां पर जैसे ये RO CH2 CH X CH2 CH X CH2 CH X, ये फ्री रेडिकल, यहां पर ये N है। ओके, यहां पर ही दूसरा जुड़ गया, यही फ्री रेडिकल। जैसे ये, तो इसका क्या है, यहां पर ये CH है और ये फ्री रेडिकल, यहां पर दूसरा जुड़ेगा तो ये इस तरीके से CH, इसी तरीके से है ना, X CH2 CH, सॉरी X नहीं Z है ना, Z भी लिख सकते हैं, X भी लिख सकते हैं। X इसलिए नहीं लिखा कि आप हेलोजन समझ करके इससे कंफ्यूजन होंगे, नहीं कुछ भी लिख सकते हैं अपन। यहाँ पर भी ये Z है, यहाँ पर भी ये Z है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि ये X की जगह Z अपन ने शुरू में ही लिखा था। वैसे X भी लिख सकते हैं पर हेलोजन समझ करके कंफ्यूजन होता है, इसलिए उसकी जगह अपन ने Z लिखा है। तो यहां पर ये CH2 और CH2 के बाद में CH Z, यहां पर CH2, ये भी यूनिट N, यहां पर CH Z और CH2OR। ठीक है, आप देख रहे हो ये क्या है, एक फ्री रेडिकल, और ये क्या है, एक फ्री रेडिकल, और ये इस फ्री रेडिकल का फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये इस फ्री रेडिकल का फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये टेल टू टेल कपलिंग हो रही है। कई प्रकार की कपलिंग है, हेड टू हेड कपलिंग, टेल टू टेल कपलिंग, हेड टू टेल कपलिंग, टेल टू हेड कपलिंग। अलग अलग फ्री रेडिकल्स हैं, वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर कपलिंग करते हैं, तो है ना। तो यहाँ पर जैसे ये कपलिंग हो रही है, इस कपलिंग के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे के पास में आएंगे। तो आप जानते हो कि इनके ये दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब युग्मित होते हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इस कारण से ये यहाँ पर पेयर्ड होंगे तो बॉन्ड बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो ये आगे रिएक्शन नहीं करेंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये दोनों आपस में मिलकर के यहाँ पर क्या बनाते हैं, उदासीन अणु बनाते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो इसको अपन कैसे लिख दें, इनको जोड़ देंगे सबको, तो क्या बन जाएगा, RO CH2 CH Z ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से, तो इस तरीके से यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये, तो इस तरीके से आप देखते हैं कि यहाँ पर ये जो न्यू बॉन्ड है, ये न्यू बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, ये जो है ना, ये न्यू बॉन्ड बन करके एक पूरी तरीके से ये क्या हो गए, उदासीन हो गए, और ये क्या बन गया, एक पॉलीमर फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कपलिंग मेथड है, उसके द्वारा इस तरीके से जो चैन है उसका टर्मिनेशन होता है, फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्ट होकर के वहाँ पर बॉन्डिंग बना लेते हैं और पॉलीमर बनता है। तो इस तरीके से ये जो चैन पॉलीमराइजेशन है उनकी 3 स्टेप्स हैं, इनिशिएशन स्टेप्स, प्रोपेगेशन स्टेप्स और टर्मिनेशन स्टेप्स, और तीनों स्टेप्स के द्वारा इस तरीके से पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया होती है और उसके द्वारा पॉलीमर फॉर्मेशन होता है। तो आज के वीडियो में अपन इतना ही देखते हैं, बाकी इसकी मेथड है, जैसे डिस्प्रपोर्शन मेथड है, चैन ट्रांसफर मेथड है
है ना, वो आप अपने बुक से भी कर सकते हैं। और ये इस तरीके से ये है। तो आगे नेक्स्ट मैकेनिज्म देखते हैं। थैंक यू।